जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गणित के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसका आज हम लोग 15वां पार्ट पढ़ेंगे। इसी प्रकार के 14 पार्ट हमारे अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के बचे हुए पार्ट भी पढ़ ले। यकीन मानिएगा, आगे आने वाली एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को यहाँ पर एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रस्थान बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताओ। तो प्यारे साथियों, जब आप लोगों को दो चालें दे दी जाए और आपको यहाँ पर औसत चाल लाना हो, तो दो चालों के केस में औसत चाल लाने के लिए आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट का नाम है 2xy और बटे में x प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ, x का मान पहले वाली चाल होगी और y का मान बाद वाली चाल होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, यानी 2 गुणा x की जगह आपको लिखना है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो गया, और y का मान मतलब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया, मतलब 3 आएगा y का मान। और यहाँ पर बटे में x प्लस वाई करना है, तो x की जगह वही हमने 5 रखा और प्लस y का मान यहाँ पर हमने 3 रखा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, 5 गुणा 3, यहाँ पर आपको लिखना है 5 गुणा 3 गुणा 2 और बटे में 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 2 से 8 को काटेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 दिया होता है 15 और 15 बटे 4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचा और यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 3 का 30 बनेगा, और 30 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 सते 28, 2 बचेगा और 2 का मतलब 20 हो जाएगा क्योंकि दशमलव लगाए, और 4 पंज 20 यानी कि 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की औसत चाल यहाँ पर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसका मतलब यह हुआ क्वेश्चन में पढ़ने से कि एक संख्या तो बड़ी है, तो बड़ी संख्या हम लोग x मान लेते हैं, और एक संख्या छोटी है। क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ आ रहा, छोटी संख्या y मान लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला दो संख्याओं का अंतर। प्यारे साथियों, अंतर का मतलब यह होता है कि आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ तो ये दो संख्याओं का अंतर आ जाएगा। और ये कह रहा है बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास x है, और x का हम यहाँ पर कितना निकालेंगे, 25%। तो जो दो संख्याओं का अंतर रहेगा बड़ी संख्या का 25% के बराबर रहेगा, मतलब इस प्रकार की इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो x माइनस वाई बराबर x का 25% निकालो तो x गुणा 25 बटे 100 हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 चुकू 100, ये भाग का 4 इधर आएगा तो x माइनस वाई के गुणे में चला जाएगा। तो इस 4 का गुणा x माइनस वाई पूरे से होगा, तो यहाँ पर बनेगा 4x माइनस 4y बनेगा बराबर। यहाँ पर क्या होगा, अब ऊपर बचा मात्र x बचा। अब क्या करो, x y को वन साइड कर लो, मतलब यहाँ पर 4x प्लस का x इधर माइनस हो जाएगा। अब आपको ये माइनस का 4y इधर लेके जाना, तो ये प्लस का 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3x के बराबर 4y यहाँ पर बच जाएगा। तो हमारे पास यही हमें चाहिए था। अब यहाँ से आप क्या करो, x का मान भी निकाल लो। तो x का मान क्या होगा, तो 4 होगा, मतलब x के सामने वाला x बराबर यहाँ पर 4 होगा, और y बराबर यहाँ पर y का मान 3 हो जाएगा। y बराबर 3 हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, 3 गुणा x बराबर 4 गुणा y है, तो आप x बटे y बना लो, जिसमें यहाँ पर क्या करोगे आप, 4 तो इधर लिखा है, गुणे का 3 इधर आएगा तो भाग में, तो भी हमारे पास x और y का मान यही बनेगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि छोटी संख्या 30 है, मतलब छोटी संख्या क्या थी हमारी, y थी, मतलब y का मान दिया है, y का मान अपने को 30 दिया है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमें 3 रेशो का मान दिया है, y का जो रेशो है 3 रेशो है, और 3 रेशो का मान 30 दिया है, तो एक रेशो का मान लाएंगे तो यहाँ पर 30 बटे 3 हो जाएगा। 3 से काटा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या लाने के लिए बड़ी संख्या का रेशो कितना है, तो बड़ी संख्या हमारी x थी और x का मान कितना है, 4, मतलब 4 रेशो का मान से हम लोग एक रेशो के मान का गुणा कर देना है, तो 4 दाम हो जाएगा 40, यानी बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 40, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है।
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक हौज में 3 नल लगे हैं। यदि P तथा Q मिलकर हौज को 8 मिनट में भरते हैं तथा नल R हौज को 12 मिनट में खाली करता है, तो बताइए कि तीनों नल खुला रहने पर हौज कितने समय में भर जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में दिया कि एक नल P है और एक Q है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 8 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब P और Q वाले नल भरने वाले, मतलब ये पॉजिटिव काम करते हैं। और यहाँ पर बोला एक नल का नाम R है जो इस हौज को 12 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब जो आर वाला नल है ये खाली करने वाला नल है, मतलब ये टंकी को खाली करेगा। तो यहाँ पर 8 और 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे, जिससे टंकी की टोटल कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा। तो 12 और 8 का जो एलसीएम होता है 24 होता है। मतलब टंकी के अंदर टोटल 24 यूनिट पानी आएगा। और यहाँ पर आप समझो 8 मिनट में 24 भरता है PQ, तो 8 या 24 1 मिनट का काम आ जाएगा 3 यूनिट। और R 12 मिनट में 24 यूनिट खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में 12 दूनी 24 यानी 2 यूनिट खाली करेगा। अब यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो आप समझिए ये P और Q तो 1 मिनट में 3 यूनिट भरेंगे और R 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करेगा। मतलब 1 मिनट में तीनों नलों के द्वारा 1 यूनिट पानी इकट्ठा रह पाएगा टंकी के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला हौज कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हौज की क्षमता 24 यूनिट है और 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा। तो 24 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, 24 में 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 24 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये 24 मिनट हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई आपको बताइए। मतलब आयताकार मतलब आयत की लंबाई भी बताई, चौड़ाई भी बताई, के बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो बात को समझो, इसका मतलब ये हुआ कि आयत का यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल के, वर्ग का क्षेत्रफल के। इसका मतलब ये हुआ, अब आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और बराबर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है 1 की पावर 2 मतलब भुजा की पावर 2। अब यहाँ पर हमें आयत का क्षेत्रफल लाने के लिए आयत की लंबाई भी दी गई है 25 गुणा चौड़ाई बताइए हमें 9, और बराबर ये मान हो जाएगा 1 की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ से a का मान लाने के लिए पावर 2 हटेगा तो 2 घात की करनी इन पर लग जाएगी, यानी 25 गुणा 9, और ये वर्गमूल हटेगा 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा। तो a का मान हमारे पास कितना बचेगा, 5 गुणा 3 यानी 15 मीटर यानी वर्ग की एक भुजा हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि वर्ग का परिमाप बताओ। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आप सभी अच्छे से जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो आप जान लें कि वर्ग का परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योग, मतलब 4 गुणा भुजा आप कर सकते हो। तो 4 गुणा भुजा का मान अपने को मिल चुका है 15, तो वर्ग का जो परिमाप बनेगा 15 चुक 60 यानी 60 मीटर वर्ग का परिमाप बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, अपनी सामान्य चाल का 6/7 से एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है। तो ध्यानपूर्वक समझना है, यहाँ पर बोला गया सामान्य चाल का 6/7, तो ये जो बटे वाली वैल्यू है 7, इसे आप सामान्य चाल समझ सकते हो। यहाँ पर ये जो बटे वाला मान होता है ये सामान्य चाल का अनुपात है और ये 7 अनुपात हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया कि 6 वाली चाल से अगर व्यक्ति चलता है तो ऊपर वाली जो चाल हो जाएगी, चली गई चाल हो जाएगी ऊपर वाला मान। तो चली गई चाल का मान कितना हो जाएगा, 6 रेशो हो जाएगा। तो ये चाल का रेशो हमारे पास हमने बना लिया, चाल का अनुपात बना लिया। और मैं आपको बता दूं चाल का उल्टा अनुपात यानी इनवर्स, चाल का व्युत्क्रम क्या होता है, समय का रेशो होता है। तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया अगर वो 7 की स्पीड से चलता है तो 6 यूनिट समय लेता है, 6 की स्पीड से चलता है तो 7 यूनिट समय लेता है। कितना लेट पहुँच रहा है, तो 1 यूनिट लेट पहुँच रहा है, और 1 यूनिट का मान अपने को क्वेश्चन में दिया है 12 मिनट।
अब क्या करना है, ये कह रहा है सामान्य चाल से लगने वाला समय बताओ, मतलब सामान्य समय बताना है। तो 6 यूनिट सामान्य समय है, तो यहाँ पर सामान्य समय लाने के लिए क्या करोगे, सामान्य समय बराबर हो जाएगा 6 यूनिट। जो 1 यूनिट का मान आया 12, इसका गुणा 6 से करोगे तो 12 छंग हो जाएगा 72, यानी सामान्य समय का मान हो जाएगा 72 मिनट, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, P किसी काम को 5 दिन में, Q उसी काम को 10 दिन में तथा R उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब यहाँ पर P का भी समय दिया है, P किसी काम को 5 दिन में, Q के बारे में बोला गया कि Q उसी काम को 10 दिन में, और आगे ये बोला गया कि R जो है उसी काम को बोला गया 20 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब इनका यदि हमें समय दिया तो हम 5 का, 10 का और 20 का लेंगे एलसीएम, जिससे हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। तो 20 का और 10 का, 5 का जो एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा, और याद रखना 20 टोटल वर्क है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनके समय का अगर हम भाग 20 में देते तो इनकी कार्य क्षमता हमारे पास आ जाएगी। मतलब 5 दिन में P 20 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितनी कार्य क्षमता है इसकी, तो 5 चौके 20। इसी प्रकार Q का हो जाएगा 10 दूनी 20, और R का हो जाएगा 20 से कम 20। तो ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। P की कार्य क्षमता 4 है, Q की कार्य क्षमता 2 है, और R की कार्य क्षमता 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि उनको इस काम के लिए 1400 रुपये मिलता है, तो इस 1400 रुपये को बांटना है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो पैसा बटेगा, याद रखना इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा। मतलब तीनों की कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा, तो तीनों का योग करो पहले। तो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7 बनेगा। मतलब 7 रेशो का मान 1400 है। 1 रेशो का मान निकालने के लिए 7 का भाग 1400 में लगाओ, 7 दूनी 14, यानी 200 रुपये 1 रेशो का मान है। क्वेश्चन ने पूछा कि P का हिस्सा बताओ, तो P का हिस्सा लाने के लिए क्या करोगे, P का कार्य क्षमता कितना है 4, तो 4 यूनिट P को यहाँ पर रुपया मिलेगा। तो 1 यूनिट का मान 200 रुपया आया, तो 4 यूनिट से गुना करेंगे तो 2 चुको हो जाएगा 800 रुपये, यानी यहाँ पर P को कितना रुपया मिलेगा, 800 रुपया मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, 2000 रुपये की राशि का पहले 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 4 वर्षों के लिए 7% ब्याज की दर से तथा अंतिम 6 वर्षों में 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे इजी तरीका बताता हूँ। जो समय दिया है और जो दर दी है, इनका गुणा करो आपस में। इसका मतलब ये होता है साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो 3 साल तक यदि यहाँ पर ब्याज लगेगा 4%, तो 4×3 कितना हो जाएगा, 12% साधारण ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार बोला गया कि अगले 4 साल के लिए बोला गया 7% ब्याज मिलेगा, तो 7 चूक कितना होता है, 28% ब्याज मिलेगा। और आगे बोला गया अंतिम 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% रहेगी, तो 8 छंग 48% यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर आप समझिएगा कुल ब्याज का प्रतिशत आप निकाल सकते हो। कुल ब्याज का प्रतिशत जो बनेगा, इनको जोड़ लो, तो 8 8 16, 16 2 होता है 18, कैरी आएगा 1, यहाँ 4 2 6 और 1 7 और 1 हासिल का कितना 8। इसका मतलब 88% ब्याज मिलेगा उसे इस टोटल समय में। तो आप क्या करो, यदि मूलधन का, यानी मूलधन कितना है 2000, और 2000 का आप यदि 88% निकालते हो तो आपके पास साधारण ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, इकाई तरफ 0 लगाओ और 2 का गुणा 88 से कर लो। 2 8 16, कैरी आएगा 1, 2 8 16 और 1 हो जाएगा 17, यानी 1760 रुपये क्या बनेगा, उसका टोटल ब्याज बनेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 3:2 है। कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 60 लीटर का मिश्रण है, तो आप क्या करो, इस मिश्रण को बांट लो। बांट लेने का मतलब 3 रेशो में, यहाँ पर बोला गया चीनी है, 2 रेशो में पानी है, तो 3 में 2 को जोड़ा 5, मतलब 5 रेशो का मान 60 लीटर बताया। तो 1 रेशो बराबर 5 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 12 बार जाएगा, मतलब 1 रेशो का मान 12 लीटर आया। तो आप क्या करो, यहाँ से दूध भी निकाल लो, दूध और बटे में लिखो पानी। तो आपको दूध का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में, तो दूध का अनुपात 3 दिया, तो 12 का गुणा यदि अपन 3 से करेंगे तो 3 गुणा 12 दूध आ जाएगा, बटे में
पानी का मान लाना है तो 2 रेशो पानी है और 1 रेशो का मान 12 है, तो 12 का गुणा 2 से करेंगे तो दूध और पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भारतीय 36 लीटर तो यहाँ पर दूध है और उसके बाद पानी कितना है, 12 दूनी 24 लीटर यहाँ पर पानी है। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। अब पानी मिलाने की बोले, निकालने की बोले, दूध मिलाने निकालने की बोले, आपको क्या करना है समझना है। तो ये पानी मिलाने की बोल रहा है तो माना कि 1 से लीटर और पानी मिलाया जाए, जिससे ये जो अनुपात है ये व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम का मतलब जो अनुपात पहले था ये 3/2 था, और व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि इसका जो अनुपात हो जाए अब 2/3 हो जाए, मतलब अंश का हर का अंश, मतलब उल्टा रेशो हो जाए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब यहाँ पर 2/3 इसके बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनका करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 का गुणा 36 से करेंगे, 3 छंग 18 कैरी 1, 3 त्रिया 9 और 1 10, 108 लीटर। तो यहाँ पर बराबर इधर 2 का गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2x। अब आप क्या करो, 2x को यहीं रख लो, 48 प्लस का इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ 0, और 10 में से 4 गया 6 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान लाओगे तो 2 से काटोगे तो ये 60 को तो ये 30 लीटर। इसका मतलब कितना पानी और मिलाया जाए, तो 30 लीटर और पानी मिलाया जाए, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें 9 नंबर की, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे कैसे सोल्व करोगे, इस प्रकार से 2 डायग्राम बनाओगे, और एक डायग्राम काई का हो जाएगा विज्ञान का और दूसरा डायग्राम हो जाएगा गणित का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या, जो कॉमन वैल्यू दी गई है ये वाली बीच में जो कॉमन वैल्यू, यानी 40% दोनों में फेल हो गए तो 40% को आप बीच में रख दो, यहाँ 40%। अब क्या करना है, विज्ञान में टोटल 100 स्टूडेंट थे ऐसा समझो, जिनमें से 40% ऐसे हैं जो गणित में भी हुए। तो यहाँ विज्ञान का आपको बताया गया, विज्ञान में 53% विद्यार्थी थे और 53% में 40% अगर गणित वाले में चला गया तो 53 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 13% इधर विज्ञान। ओनली फॉर विज्ञान का अगर पूछेगा तो 13% बताओगे। और गणित में असफल की यदि बात करें तो गणित में टोटल विद्यार्थी कितने थे, यहाँ पर 48% थे। तो 48% में से हमने 40% इधर भी रख दिया, तो इधर कितना, ओनली फॉर गणित में कितना, 8% स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अब क्वेश्चन में ये पूछा दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना, तो पहले क्या करो, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को जोड़ लो। तो यहाँ पर 13% जोड़ेंगे, फिर प्लस 40% को जोड़ेंगे, फिर 8% को जोड़ेंगे, तो ये टोटल जो फेल हुए वो विद्यार्थी आ जाएंगे। तो 0 और 8, 8 होता है, 8 3 11 का 1 कैरी आएगा 1, और यहाँ पर 4 में 1 जोड़ा तो 5 और 1 हासिल का 6, यानी 61% विद्यार्थी टोटल इस एग्ज़ाम में, चाहे वो एक विषय में फेल हुए चाहे वो दोनों विषय में फेल हुए, इस प्रकार से बनेगा। अब अपने को क्या करना है, पास का प्रतिशत लाना है। तो आपको क्या करना है, टोटल 100% विद्यार्थी थे जिन्हों में 61% क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास का परसेंट बच जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और 9 में से 6 गया 3। 39% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम के अंदर उत्तीर्ण हुए, और 39% ऑप्शन नंबर बी में आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो इसका मान निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखे, आप लोगों को क्या करना है, ऊपर से नहीं नीचे से सोल्व करना है। तो नीचे से आप सबसे पहले एक मिश्र भिन्न को उठा लो, मतलब इतना उठाओगे जितना यहाँ पर गोला किया गया। तो यहाँ पर 1 + 1/5 इसे साइड में लिखा और सोल्व कर सकते हैं अपन। 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ा तो 6, ये टोटल 6/5 बनेगा। अब आपको क्या करना है, एक बार ऊपर जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर ऊपर जाना, फिर लेफ्ट जाना। तो ऊपर जाएंगे अभी हम लोग तो 1 मिला, तो इस 1 को 6 के ऊपर लिखेंगे अपन। तो यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर है 5, इसका गुणा 1 से हो जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और बटे में कितना रह जाएगा 6। अब क्या करना है, एक बार ऊपर गए फिर लेफ्ट जाना है, मतलब लेफ्ट में कितना मिला, 1 प्लस मिला, तो 1 प्लस जाओगे तो 6 1 जा 6, और प्लस 5 करेंगे तो 6 5 11, 11/6 बनेगा। फिर एक बार ऊपर जाना है तो ऊपर कितना मिला, 1 मिला, तो 1 का गुणा ये पलट जाएगा 6, 1 का गुणा 6 से हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 बटे कितना 11 आ जाएगा। फिर लेफ्ट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस,
तो 1 प्लस 6 1 जा 6 और 11 का गुणा 1 से होगा तो 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 और उसके बाद 17 बटे कितना 11, 17 बटे 11 कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे हमारे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न। यकीन मानिएगा रोज इस क्लास के साथ जरूर जुड़ा करें और ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया करें, तो आप लोग एग्जाम के अंदर जरूर सफल हो जाओगे। यदि एग्जाम पास करना है तो जरूर हमारे वीडियोस को आप देखा कर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। तो प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।